गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर ब्यूमा, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितनी प्रकार के वाइब्रेशंस होते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है और इसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अपने स्थान पर वाइब्रेशनल या रोटेशनल मोशन करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम फंक्शनल ग्रुप का एनालिसिस कर सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। हमको पता है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वह पदार्थ के साथ रिएक्ट करते हैं या उनके साथ उनका इंटरेक्शन होता है, और पदार्थ के अंदर उपस्थित कोवेलेंट बॉन्ड या डबल बॉन्ड के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो अपने स्थान पर, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो अपने स्थान पर वाइब्रेट करते हैं। यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या पाई बॉन्ड, इनकी यहाँ पर इम्पोर्टेंस है, और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के कारण हम यहाँ पर उनके नेचर के कारण हमको आईआर स्पेक्ट्रम में जानकारी मिल जाती है। हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और वो किसी भी पदार्थ की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हम अगर फंक्शनल ग्रुप की जानकारी रखते हैं तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये किस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर प्रेजेंट है। अब हम आईआर स्पेक्ट्रा को कुछ 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। आईआर स्पेक्ट्रा जो है वो 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 600 सेंटीमीटर इनवर्स तक का स्थान होता है। मतलब हमको इस रेंज की जो पीक्स हैं, इस रेंज के अंदर वेवलेंथ हमको या वेव नंबर हम काम में लेते हैं। 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 600 सेंटीमीटर इनवर्स तक की रेंज में हम काम में लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। यानी यूं कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी प्रकार के बॉन्ड हैं उसकी पीक 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 600 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में दिखाई देती है। अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन या कार्बन हाइड्रोजन, ये बॉन्डिंग अगर प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप में या मॉलिक्यूल के अंदर इस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वह 4000 से लेकर 2700 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में पीक देता है। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में पीक है तो वो 2700 से लेकर 2000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में पीक देगा। इसी प्रकार कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड उपस्थित है तो 2000 से लेकर 1600 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में उसकी पीक दिखाई देती है। तो फंक्शनल ग्रुप में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड या कार्बन कार्बन बॉन्ड के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। इसी प्रकार 1600 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 600 सेंटीमीटर इनवर्स का जो है, यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड जो स्ट्रक्चर है जैसे कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, इनकी पीक हमको दिखाई देती है। और ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। क्यों कहते हैं इसको हम फिंगरप्रिंट रीजन? क्योंकि जिस तरह से किसी दो पर्सन्स के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते हैं, उसी तरह से दो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो फिंगरप्रिंट रीजन में अगर उनके अंदर सिमिलरिटी नहीं है तो वो दोनों डिफरेंट है। यानी दो अगर कंपाउंड बिल्कुल एक जैसे होंगे तभी उनका फिंगरप्रिंट रीजन एक जैसा होगा। तो अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाकी फंक्शनल ग्रुप एक जैसे हो सकते हैं, बाकी पीक एक जैसे हो सकती है, लेकिन अगर फिंगरप्रिंट रीजन में उनमें डिफरेंस है तो दोनों कंपाउंड अलग अलग होंगे, इसलिए इसको हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। और ये वाला जो बाकी हिस्सा है इसको हम फंक्शनल ग्रुप रीजन कहते हैं। तो आईआर स्पेक्ट्रा को टोटल हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप रीजन और दूसरा फिंगरप्रिंट रीजन। अब हम बात करते हैं एल्केन्स की। एल्केन जिसके अंदर की कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कार्बन कार्बन के अंदर आपको पहले ही बताया था स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है और बेंडिंग वाइब्रेशन भी होगी। तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण जो पीक दिखाई देती है वो 1360 से लेकर 1470 के बीच में दिखाई देगी। इसी तरह CH2 डबल बॉन्ड हो तो 1450 से लेकर 1470 के बीच में पीक दिखाई देगी। CH2 CH3 है तो 1360 से लेकर 1390 के बीच में।
कार्बन हाइड्रोजन के sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण 2800 लेकर 3000 के बीच में पीक दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट तरह की ये पीक दिखाई है। ये मीडियम पीक है, ये वीक टू स्ट्रॉन्ग पीक है। ये देखिए बिल्कुल छोटी पीक आ रही है, तो ये यहाँ पर वीक टू, और ये स्ट्रॉन्ग पीक है और वीक पीक है। तो इस तरह से पीक दिखाई देती है। अब अगर हम इस वाले ऑक्टेन है, यहाँ पर 8 कार्बन एटम का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर हमको दो तरह की मेन पीक दिखाई देगी। ये कार्बन कार्बन जो स्केलेटन है उसके कारण हमको ये वाली पीक दिखाई देगी, जो कि हमको दिखाई देगी 1360 से लेकर 1470 के बीच में ये वाली पीक दिखाई देगी। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो पीक है वो हमको इस एरिया में दिखाई देगी, जो 3000 से लेकर 2000 के 2500 के बीच में हमको ये वाली पीक दिखाई देगी। तो हम ये पहचान सकते हैं यहाँ पर कि ये कार्बन हाइड्रोजन की पीक है और ये कार्बन कार्बन की पीक है, और टोटल स्ट्रक्चर में उपस्थित हम बॉन्ड की स्थिति के बारे में बता सकते हैं। एल्कीन्स, इनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर। इस एंड विनाइल कार्बन हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है कि जैसे वाला स्ट्रक्चर है, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। बाकी सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है, तो सैचुरेटेड स्ट्रक्चर का तो वैसे ही रहेगा जैसे कि एल्कीन्स का स्ट्रक्चर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको एक पीक दिखाई देती है 1620 से लेकर 1680 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में वीक पीक दिखाई देती है। ये वाली पीक हमको दिखाई दे रही है यहाँ पर, जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की होगी। तो अगर किसी भी कंपाउंड में 1620 से लेकर 1680 के बीच में एक वीक पीक दिखाई देती है, जो कि स्ट्रेचिंग के कारण होती है, तो वहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उपस्थित हो सकता है। इसी तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास में ही कार्बन हाइड्रोजन है, यानी जो अनसैचुरेटेड कार्बन एटम है उसी पर ही एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो स्ट्रेचिंग पीक हमको दिखाई देगी वो 3000 से लेकर 3100 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में दिखाई देगी। तो ये पीक हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर ये दोनों पीक कहीं पर उपस्थित है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर विनाइल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो इस तरह से हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच बारे में IR स्पेक्ट्रा से जानकारी दे सकते हैं। एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड है। हमने पहले ही पढ़ा था कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप रीजन है, ट्रिपल बॉन्ड का रीजन भी आपको बताया था। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के कारण हमको जो पीक दिखाई देगी वो हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर यह है 2100 से लेकर 2200 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में हमको ये पीक दिखाई दे रही है। तो यहाँ इसी तरह से कार्बन हाइड्रोजन टर्मिनल एल्काइंस की जो पीक है वो 3200 से लेकर 3300 के बीच में दिखाई देगी। ये जो कार्बन हाइड्रोजन टर्मिनल की, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की पीक है। कार्बन हाइड्रोजन की पीक हमको यहाँ दिखाई दे रही 3000 के आसपास, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की पीक हमको 2100 के आसपास दिखाई दे रही है। तो इससे हम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एरोमेटिक रिंग के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है और सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट रहता है। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है स्लाइटली लोअर होती है देन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कारण। जैसे इथीन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की अपेक्षा यहाँ पर कार्बन कार्बन की जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है। तो हमको यहाँ पर अ पेयर ऑफ शार्प पीक बैंड्स 1500 और 1600 के बीच में, हमको यहाँ देखिए 1500 1600 के बीच में एक शार्प बैंड दिखाई दे रहा है, जो कि बेंजीन रिंग को इंडिकेट करता है। अगर ये पीक कहीं पर भी प्रेजेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग उपस्थित है। एरोमेटिक्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो हमको 2000 से लेकर 1667 के बीच में इस तरह से पीक दिखाई देगी। डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, और 1/4 डाई सब्स्टिट्यूटेड है, इनकी पोजीशन अलग है, ऑर्थो है, मेटा है, पैरा पोजीशन पर है। तो इनकी पीक में डिफरेंस नजर आएगा, जिससे हम इसका आइसोमर पता लगा सकते हैं। अनसैचुरेटेड सिस्टम आउट ऑफ प्लेन जिसमें वाइब्रेशन होता है, बेंडिंग वाइब्रेशन, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, तो उसके कारण डिफरेंट एरियाज में पीक दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये वाली पीक 985 से लेकर 997 के बीच में दिखाई देगी। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसके ऊपर एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं, पहले वाले में एक ही था, दो अल्काइल ग्रुप है, तो उसकी पीक यहाँ पर है। यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप है लेकिन सिस फॉर्म में, यहाँ पर ट्रांस फॉर्म में है। यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप है, ये पीक है, दो अल्काइल ग्रुप है, इस तरह से तीन अल्काइल ग्रुप है, इस तरह से पीक। तो ये पीक यहाँ पर अल्काइल सब्स्टिट्यूशन के कारण किस तरह से परिवर्तन होता है वो दर्शाती है।
अगर हम ईथर की बात करते हैं तो ईथर में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो O है। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कार्बन ऑक्सीजन का जो पीक है वो कैरेक्टरिस्टिक पीक है जो बताती है कि यहाँ पर किस तरह का फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी होगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बेंडिंग वाइब्रेशन भी होगा। यहाँ पर ये कार्बन हाइड्रोजन की जो पीक है बिल्कुल नॉर्मल जैसी पीक होती है वैसी ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटी सिमेट्रिक बैंड हमको कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग के कारण 1050 से लेकर 1150 के बीच में देती है, जो ये बताती है कि कंपाउंड के अंदर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन स्ट्रेचिंग बैंड उपस्थित है, यानी कि ईथर फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है। बाकी जो हाइड्रोकार्बन की पीक है वो नॉर्मल जैसे जिससे हम पहले पढ़ चुके हैं एल्कीन में उसी तरह से दिखाई देती है। एल्कोहल के अंदर OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और ये वाला जो कार्बन एटम है जिस पर कि OH ग्रुप प्रेजेंट है ये अलग है बाकी कार्बन एटम से, क्योंकि ये अल्फा कार्बन एटम, ये बीटा गामा। तो यहाँ पर जो मेन पीक दिखाई देगी हमको OH ग्रुप की, जो कि फंक्शनल ग्रुप की पीक है, वो दिखाई देगी यहाँ पर हमको 3000 से 3200 से लेकर 3400 के बीच में हमको एक ब्रॉड पीक दिखाई देगी, चौड़ी पीक दिखाई देगी। आप देख रहे हो यहाँ पर ब्रॉड पीक हमको दिखाई दे रही है। इसी तरह से यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन की जो स्ट्रेचिंग है जैसे कि ईथर में है तो 1050 से लेकर 1260 के बीच में पीक दिखाई देगी। तो अगर दो इस तरह की पीक का कॉम्बिनेशन अगर कहीं पर होगा, मतलब ईथर की पीक भी दिखाई दे रही है और OH ग्रुप की पीक भी दिखाई दे रही है, तो कंपाउंड जरूर एल्कोहल होना चाहिए, जिससे कि हम पहचान लेंगे। एमीन्स के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो कार्बन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन की पीक यहाँ पर हमको दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमको डबलेट दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो हमको एक डबलेट दिखा, डबल मतलब डबलेट। ये देखिए आप कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल डबलेट साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये है 3200 से लेकर 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में, जिससे कि हम एमिनो ग्रुप को पहचान लेते हैं। इसके अलावा हमको NH2 ग्रुप की वैगिंग वाइब्रेशन के कारण एक पीक दिखाई देती है, वाइट पीक, वीक पीक दिखाई देती है। वो है 1590 से लेकर 1650 के पर, जिससे कि हम एमीन्स को पहचान लेते हैं। ये एमीन सेकेंडरी एमीन्स है, यहाँ पर ये सेकेंडरी एमीन है। तो सेकेंडरी एमीन में जो पहले वाले में पीक 3200 से लेकर 3300 के बीच में थी, अब वो 3200 से लेकर 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आ गई है। इसी तरह से NH की जो है वो पीक हमको यहाँ पर कोई कैरेक्टरिस्टिक पीक यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। इसी तरह से टर्शियरी एमीन है। ये जैसे हम ये कंपाउंड देखते हैं हम किसी भी कंपाउंड को अगर ऐसी पीक होगी तो उसको हम ब्रॉड पीक बोलते हैं, इसी तरह की पीक होगी तो उसको हम शार्प स्पाइक बोलते हैं। ये V शेप्ड पीक है, ये W शेप्ड पीक है। इस तरह की जो पीक्स होती हैं उसको हम कहते हैं स्मॉल पीक, शोल्डर, जस्ट एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, जिसके कारण पीक 1720 से लेकर 1740 के बीच में दिखाई देती है, जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक पीक है। अगर एल्डिहाइड है यहाँ पर तो CH ग्रुप भी होगा, जिसके कारण हमको ये वाली पीक दिखाई दे रही है 2720 से लेकर 2820 के बीच में, जिसको कि हम फर्मी डबलेट बोलते हैं। कीटोन्स के अंदर एक CH वाली पीक नहीं होगी, अदरवाइज C डबल बॉन्ड O वाली पीक सेम ही होगी, जो कि एल्डिहाइड में है, जो कि हमको 1705 से लेकर 1725 के बीच में दिखाई देती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, जिससे कि हम कीटोन को पहचान लेते हैं। एस्टर के अंदर भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, तो जिसके कारण जो पीक होगी वो 1735 से लेकर 1750 के बीच में दिखाई ही देगी, जो कि एल्डिहाइड की या कीटोनिक ग्रुप की हम कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर CO ग्रुप की पीक भी दिखाई देगी, जो कि ईथर में हमने पढ़ा था, वो 1150 से लेकर 1250 के बीच में। अगर ये दोनों पीक प्रेजेंट है दैट मीन्स कंपाउंड एस्टर होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH ग्रुप की पीक भी होगी और CO वाली पीक भी होगी, कार्बोनाइल ग्रुप की भी होगी। हमको पता है कि कार्बोनाइल ग्रुप की पीक होती है 1700 से लेकर 1725 के बीच में, जो कि हमको दिखाई दे रही है यहाँ पर। इसके अलावा हमको वाली जो येलो कलर में शो हो रही है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा कार्बन ऑक्सीजन की जो पीक है, जो ईथर वाली पीक कहलाती है, वो भी हमको दिखाई दे रही है यहाँ पर, पहली पीक वो है। और इसके अलावा OH ग्रुप की ब्रॉड पीक हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है 2400 के आसपास। तो अगर ये तीनों ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं तो कंपाउंड यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। ये एसिड का ही डेरिवेटिव है, एसिड एनहाइड्राइड। यहाँ पर 2 C डबल बॉन्ड ग्रुप है और बिल्कुल एक जैसे हैं ये, तो ओवरलैपिंग होगी यहाँ पर, दोनों ग्रुप के एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे और हमको यहाँ पर
डबल जो पीक है वो पीक हाइट बढ़ जाएगी, पीक वहीं पर रहेगी लेकिन पीक हाइट बढ़ जाएगी। तो हमको यहाँ पर 1700 से पेड़ पीक हमको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हमको पीक दिखाई देगी। इसी तरह से एसिड एल्डिहाइड है, एसिड हैलाइड्स हैं जो कि एसिड के डेरिवेटिव हैं, जिसमें कार्बन और क्लोराइड के बीच की पीक और C डबल बॉन्ड O की पीक हमको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। एमाइड्स जो कि एसिड डेरिवेटिव है, NH2 ग्रुप है यहाँ पर, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O की पीक यहाँ पर और NH2 की जो अमीन्स की पीक है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप के अंदर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जो पीक है कैरेक्टरिस्टिक पीक, वो नाइट्रो ग्रुप की हमको यहाँ पर ये दोनों दिखाई दे रही है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की, जिससे कि हम इसको आसानी से नाइट्रो ग्रुप को पहचान सकते हैं। नाइट्राइल P ट्रिपल बॉन्ड N, इस ग्रुप की पीक भी हमको यहाँ पर C, जैसे कि आपको पहले ही बताया था, C ट्रिपल बॉन्ड N की पीक हमको यहाँ दिखाई देती है। तो 2100 से लेकर 2280 के बीच में आपको ये पीक दिखाई दे रही है, जिससे कि हम पहचान लेते हैं कि कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वाला स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर पीक प्रदान करेगा। अब है इफेक्ट ऑफ IR बैंड। कौन कौन से इफेक्ट होते हैं IR बैंड पर? सबसे पहला इफेक्ट है कॉन्जुगेशन के कारण। तो बाय रेजोनेंस कॉन्जुगेशन के कारण एनर्जी लोअर हो जाती है डबल और ट्रिपल बॉन्ड की, और इस इफेक्ट के कारण हम IR स्पेक्ट्रा के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन देख सकते हैं। जैसे ये कंपाउंड यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होने के कारण एनर्जी कम हो गई और जो पीक है वो थोड़ी सी टुवर्ड्स लोअर एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, या लोअर वेवलेंथ शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि लोअर वेवलेंथ और एनर्जी में डायरेक्ट वेव नंबर और एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे जैसे कॉन्जुगेशन देखते हैं कौन सा ग्रुप लगा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस तरह से ये एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ पर स्टेरिक इफेक्ट होता है, सेम वैसे ही जैसे कि हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था, इजीली इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं हो पाते स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, और उसकी पीक जो है वो अपनी जगह से सरक जाती है। स्ट्रेन, रिंग के अंदर रिंग स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा उतनी ही जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगा स्ट्रेन के कारण, और यहाँ पर भी पीक अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण भी यहाँ पर परिवर्तन होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो बैंड है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, और कंटिन्यूस एनर्जी एसोसिएटेड विद इट, तो उसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है। जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतनी ही वाइड पीक हमको दिखाई देगी। तो आपको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, एक नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, वो है एल्कोहल। थैंक